हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई 2024 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग बात करेंगे एस जयशंकर एंड वांग यी का मीटिंग जो हुआ है एससीओ समिट में, जो कि हमारे आईआरजीएस पेपर 2 में काम आएगा। सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे रीबूटिंग कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया, जो हम एजुकेशन और स्किलिंग में काम आएगा, जो सोशल जस्टिस का पार्ट होगा जीएस पेपर 2। Third topic we are going to discuss is should India review its Myanmar policy in light of the humanitarian crisis? This is India Myanmar relation IR. Fourth topic is protecting rain forest. Rain forest क्या होता है वो आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, और उसके अलावा इन्वायरमेंट में पढ़ोगे। और ये दिहिंग पटकई के बारे में बात हो रहा है तो जीएस पेपर 5 दैट इज एपीएससी स्पेशल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, जयशंकर एंड वांग ई मीटिंग। जयशंकर एंड वांग ई का मीटिंग था, क्या मीटिंग हुआ इसके बारे में बात करते हैं। The article provides a detailed account of the meeting between India's External Affairs Minister S. Jaishankar and China's Foreign Minister Wang Yi, held on the sideline of Shanghai Cooperation Organization Council meeting। एससीओ जानते हो ना, एससीओ एक बॉडी है। और एससीओ में कौन कौन मेंबर है? इंडिया मेंबर है, चाइना मेंबर है, रशिया मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है इसका। और जो कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो हैं इसकी एससीओ की मेंबर है। तो एससीओ का मीटिंग हर साल होता रहता है, और वहीं पे एससीओ की मीटिंग में श्री एस जयशंकर जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके काउंटर पार्ट मतलब चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी का मुलाकात हुआ अस्ताना। अस्ताना में, कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्ताना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि बातचीत में क्या हुआ। इम्फेसिस ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दोनों कंट्री एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। बोथ मिनिस्टर अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन रिजॉल्विंग बाउंड्री इशू। देखो, इंडिया और चाइना का बाउंड्री इशू चलता रहता है, बहुत बड़ा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ये जो डॉट 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 देख रहे हो, यहाँ से इधर वाला एरिया जो है उसको किसने कैप्चर कर रखा है? चाइना ने। उसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, जो कि अपने लद्दाख का पार्ट है। ये वाला इंडिया का पार्ट है, ये वाला पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो यहाँ भी एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एल ए सी। एल ए सी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली इसके इधर इंडिया कंट्रोल कर रहा है, इसके उधर चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम है एल ए सी। और चाइना क्या करता रहता है? चाइना ने 2020 में गालवान, और ये सब गालवान वैली और देप्सांग वैली सब इधर ही आते हैं, यहाँ पे अपनी मिलिट्री को और आगे की तरफ खिसका दिया कि और ज़्यादा वो स्टेटस को चेंज करना चाहता है। जो एलएसी है उसको और आगे शिफ्ट करना चाहता है, और थोड़ा और एरिया इंडिया का अक्वायर करना चाहता है। चाइना क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके एरिया एक्वायर करते जाता है, या थोड़ा थोड़ा करना चाहता है। इस जो चाइना की पॉलिसी है उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? सलामी स्लाइसिंग। सलामी चिकन होता है ना, है ना, वैसे होता है क्यूब जैसा, या उसको आप ऐसे स्लाइस कर सकते हो छोटा छोटा काट के, और इसको बन में या बर्गर में भर के लोग खाते हैं, या सैंडविच में। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा एक्वायर करना ये चाइना की टेक्निक है। और सलामी स्लाइसिंग क्या है? डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो ये चाइना 2020 से इंडिया और चाइना का स्टैंड अप चल रहा है, जब से कोविड आया था, और जून के टाइम पे ही, मई जून के टाइम पे ही 2020 में ये स्टैंड अप शुरू हो गया था। 4 साल हो गए हैं, बट इस पे कोई खास अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसी के बारे में इन दोनों ने बात करी। इंपॉर्टेंस ऑफ एलएसी रेस्पेक्ट। जयशंकर साहब ने बोला है कि एलएसी का तो रेस्पेक्ट करो कम से कम। एलएसी जो है ये है, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आए इस एरिया में, जो कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को इंश्योर करना है दोनों कंट्रीज को मिलकर। प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन, 4 ईयर हो गए तो सिचुएशन क्या हो गया है? प्रोलॉन्ग। अग्रीमेंट ऑन रेजोल्यूशन, बोथ मिनिस्टर अग्रीड दैट prolonging the current situation in the border areas is not beneficial for either side. Jaishankar highlighted the need for efforts to achieve complete disengagement from remaining areas in eastern Ladakh to restore peace and normalcy in bilateral relation. इंडिया चाइना का रिलेशन खराब चल रहा है। नॉर्मल कब होगा? जब यहाँ पे बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आएगा। वो कब आएगा? जब पीस आएगा इस एरिया में, यहाँ से आर्मी डिसएंगेज होंगी, डिसएंगेज होने के बाद से नॉर्मलसी एस्टेब्लिश हो पाएगा। पहले भी नॉर्मलसी एस्टेब्लिश करने के लिए मीटिंग हुआ है, अप्रैल 2020 से लेकर के
थर्ड मीटिंग इन 12 मंथ, लास्ट एक साल में ही ये थर्ड मीटिंग है. दिस was the third meeting in the past year with a focus on resolving the military border standoff since April. लैक ऑफ ब्रेक थ्रू, मीटिंग हो रहा है बट उसमें कुछ कंक्रीट बात निकल के नहीं आ रहा. टॉक्स बिटवीन बॉर्डर कमांडर्स एंड डिफेंस ऑफिशियल including the working mechanism for consultation and coordination on India-China border, have not yielded significant progress, particularly concerning the Demchok and Despang sector. डेमचौक एंड डेस्पांग सेक्टर कहाँ है? यहाँ पे है डेमचौक, ये देखो डेमचौक, ये यहाँ पे देख सकते हो आप. और डेस्पांग कहाँ देख सकते हो? यहाँ पे देख सकते हो. क्या ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल. ये सारे जो एरियाज हैं, दौलत बेग, ओल्डी, गालवान, हॉट स्प्रिंग, डेस्पांग, पेंगोंग सो और डेमचौक, ये सारे का आपको बोला जा सकता है कि साउथ से नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ इनको क्या करो? अरेंज करो. दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये एरियाज आपको पता रहना चाहिए. बाकी तो ये रोज की कहानी है, मीटिंग चलती रहती है. जब कुछ कंक्रीट ब्रेक थ्रू होगा तो बनेगा वो, उसको हम मेंस में ज्यादा यूज कर पाएंगे. अदरवाइज ये कहानी कमेंट्री की तरह आप सुन लो. चाइनीज पर्सपेक्टिव क्या है? करेक्ट अप्रोच. द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स emphasize द importance ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट वे टू हैंडल द बॉर्डर सिचुएशन एंड रिज्यूम नॉर्मल एक्सचेंजेस. चाइना ने बोला है कि करेक्ट वे हमें फाइंड करना पड़ेगा बॉर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए. ग्लोबल सिचुएशन एंड एससीओ का इम्पैक्ट क्या है? एससीओ के बारे में बताया. एससीओ 2001 में बना. एससीओ का फर्स्ट समिट चाइना में हेल्ड हुआ. संघाई नाम ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसकी पार्टीज होती हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है. 2001 में फाउंड हुआ. कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये उसके पहले मेंबर थे. बाद में इंडिया ऐड हुआ है, बाद में पाकिस्तान भी ऐड हुआ है. ठीक है, एसयू के मेंबर्स आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. ईरान भी ऐड हुआ बाद में, है ना. ईरान बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है. ग्लोबल सिचुएशन एंड एससीओ सपोर्ट. क्या है ग्लोबल सिचुएशन? ग्लोबल व्यूज, द टू लीडर एक्सचेंज व्यूज ऑन द ग्लोबल सिचुएशन. एससीओ प्रेसिडेंसी. इंडिया एक्सटेंड सपोर्ट टू चाइनाज प्रेसिडेंसी. 2025 में एससीओ का मीटिंग कहाँ होगा? चाइना में होगा. एससीओ का प्रेसिडेंट कौन होगा? चाइना होगा. लास्ट ईयर 2023 में कौन था? इंडिया था. गोवा में एससीओ का समिट हुआ था. लास्ट ईयर इंडिया एससीओ का भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था. G20 का भी इंडिया के पास था, है ना. तो एससीओ इस साल भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Address at SCO Summit. Jaishankar read out Prime Minister Narendra Modi's address at the SCO Council of Head of State. Respect for sovereignty. Modi's address reiterated the SCO's commitment to respect sovereignty, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. यहाँ पे एससीओ समिट में उन्होंने मोदी जी का एड्रेस पढ़ के सुना भी दिया कि सब किसी को, सब कंट्रीज को एक दूसरे की सॉवरेनिटी का क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है. इंडिपेंडेंस का भी, और टेरिटोरियल की इंटीग्रिटी, मतलब टेरिटरी की इंटीग्रिटी, किसी का टेरिटरी कोई और लेने की कोशिश, हड़पने की कोशिश नहीं करो. टेररिज्म कम्बैट करने के ऊपर भी बात करी गई, पाकिस्तान को रेफरेंस देते हुए कि पाकिस्तान देखो तुम थोड़ा टेररिज्म वगैरह कम करो. तो यही सब होता है. रूटीन मीटिंग था, कुछ खास हमारे लिए मेंस में लिखने के लिए कुछ खास नहीं निकलता है. बट हाँ, इससे थोड़ा आपका अवेयरनेस इनहेंस होता है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. सेकंड सेकंड है रीबूटिंग कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया. बहुत बड़ा आर्टिकल था ये द हिंदू के अंदर. तो क्या ये सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? नहीं, सारा आर्टिकल नहीं है. जो काम की चीजें हैं मैंने फिल्टर आउट करी हुई हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए. इसको हम यूज कर सकते हैं स्किलिंग में, इसको यूज कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जीएस पेपर 3 में, इसको यूज कर सकते हैं एजुकेशन के मामलों में, सब जगह इसको यूज किया जा सकता है. द आर्टिकल प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया बेस्ड ऑन द एनएसएस 78th राउंड सर्वे. एनएसएस का सर्वे हुआ है 2020-21 में. और इस सर्वे के बेसिस पे कितना कंप्यूटर लिटरेसी है, कितने लोग कंप्यूटर यूज करना इंडिया में जानते हैं, ये सर्वे में ये बात निकल के आई है. तो इसको समझते हैं. इट हाइलाइट्स द डिस्पेरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर लिटरेसी में अर्बन एरियाज आगे होगा और रूरल एरियाज पीछे होगा. तो ऐसा होने से अगर कोई पीछे होगा तो एक्सक्लूड होता जाएगा. और इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिजिटल एक्सक्लूजन. जब डिजिटल एक्सक्लूजन एक कीवर्ड बन जाता है कि हमारा कंसर्न है डिजिटल एक्सक्लूजन को लेके. इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट, जो स्टेट जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है. इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कौन है? महाराष्ट्र है क्या? नहीं है.
तमिलनाडु वगैरह है क्या? नहीं है। कौन है? आसाम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। ये लोग कैसे हैं? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट है। एंड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी को कैसे इम्प्रूव करना है? थ्रू एजुकेशन रिफॉर्म एंड टारगेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी होना चाहिए और वो टारगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं करंट स्टेट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी क्या है। ओवरऑल लिटरेसी अगर ये डेटा आपको याद रखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। जो 15 और एबव 15 प्लस के जो लोग हैं उनमें 24.7% लिटरेसी है। 2017-18 में कितना था? 18.4। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ा है। पर क्या 24.7 मतलब 25 भी मान लो, 25% कंप्यूटर लिटरेसी से काम चलेगा क्या इंडिया का? नहीं चलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी भी 100% होनी चाहिए इंडिया में आज के टाइम में, है ना। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन, रूरल एरिया सॉ एन इंक्रीज 11 से 18, तब भी रूरल में काफी कम है। अर्बन एरियाज में 40% के आसपास है, रूरल में 20 से भी कम है। तो अभी हमें कंप्यूटर लिटरेसी और भी ज्यादा चाहिए। रूरल डिसएडवांटेज, nearly 70% of India's population reside in rural areas without universal digital literacy, ये भी एक कीवर्ड हो गया। they will face significant disadvantage। कैसे फेस करेंगे? डिजिटल एक्सक्लूजन, गवर्नमेंट पुश टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। यूपीआई वगैरह का यूज हो गया, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यूज हो गया, और भी चीजें गवर्नमेंट डायरेक्टली डिजिटली प्रोवाइड जो करना चाह रही है, उसमें एक लार्ज पोर्शन क्या हो रहा है? एक्सक्लूड होने का रिस्क बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेट में क्या है? वहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कम है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, बीइंग एपीएससी कैंडिडेट, है ना। बीइंग यूपीएससी कैंडिडेट भी आप ये डेटा याद रख सकते हो। आसाम में कितना है? सिर्फ 17.6। बिहार में कितना है? 20.4। मध्य प्रदेश में कितना है? 21। झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब में 30% से कम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। 20% से कम में सिर्फ कहाँ दिख रहा है हमें? आसाम दिख रहा है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, डिजिटल डिवाइड, कंप्यूटर लिटरेसी एग्जैजरवेट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो लोग पहले से ही अनइक्वल है, एससी एसटी कैटेगरी से है या पुअर है, अगर वो कंप्यूटर का लिटरेसी भी उनके पास नहीं है तो उनका वो इनइक्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। बाई क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड, ये भी एक कीवर्ड है। एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है, जो लोग जो डिजिटल यूज करना जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, और स्किल गैप हो जाता है जो लोग नहीं जानते हैं। जॉब मार्केट में उनको क्या होगा? अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अनइक्वल एक्सेस टू कंप्यूटर स्किल लीड टू अनइक्वल जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज, है ना। अगर आपको कंप्यूटर यूज करने ही नहीं आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीजें नहीं यूज करने आती हैं, तो फिर जॉब मिलना, एक बेसिक जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। रिकमेंडेशन क्या है? स्कूल एजुकेशन से ही कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। इक्विप स्टूडेंट School should ensure that all graduating students possess computer literacy skill to fully participate in the changing economy. Bridging the divide, focus on bridging the digital divide through comprehensive computer literacy program in school. Government initiative क्या है? Allocate resources. Government should allocate resources for training computer personnel and ensure sufficient staffing level. सफिशिएंट स्टाफिंग लेवल को इंश्योर करना भी यहाँ पे जरूरत है। टारगेटेड प्रोग्राम चलाना है, खासकर किसके लिए? ओल्डर पॉपुलेशन के लिए। इम्प्लीमेंट टारगेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर इंडिविजुअल आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, है ना। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा देखो, जो बच्चे हैं स्कूल में उनको तो स्कूल में ही सिखा दो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, स्कूल एजुकेशन से बाहर आ चुके हैं, जो लोग 20s में हैं अपने, या 30s में हैं अपने, या 40s में हैं, या 50s में हैं, उनको कंप्यूटर लिटरेसी कैसे मिलेगी? टारगेटेड प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ओल्डर पॉपुलेशन के लिए, जिसमें एनजीओ का साथ मिल सके, लोकल गवर्निंग बॉडीज का साथ मिल सके, है ना। एक लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था ना, वैसे ही एक कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। समझ गए? थर्ड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी इन लाइट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जहां हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिख रहा है, तो क्या इंडिया को अपना म्यांमार के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है उसको ठीक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को म्यांमार की हालत बहुत खराब चल रही है, जितना आप देख पा रहे हो उससे ज्यादा खराब किसकी हालत चल रही है? म्यांमार की हालत चल रही है ना। देखो, मैंने यहाँ पे मैप बनाया, पार्डन मी, मैप का थोड़ा जो भी इरेगुलरिटी है, ये जो जगह है ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार अपने बॉर्डर से सीधे लगता है। ये जो भी स्टेट है इधर नॉर्थ ईस्ट वाले,
चाहे हम मिजोरम की बात कर लें, मणिपुर की बात करें, नागालैंड की बात कर लें, वो कहाँ से लग रहे होते हैं? म्यांमार से लग रहे होते हैं। अब म्यांमार से इनका बॉर्डर टच हो रहा होता है, और म्यांमार में क्या है, म्यांमार में डेमोक्रेसी भी थोड़ा काम कर रहा होता है, बट मिलिट्री म्यांमार की बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मिलिट्री ने क्या किया हुआ है, अभी कंट्रोल किया हुआ है पूरा पूरा म्यांमार को, उसको बोलते हैं मिलिट्री कू। मिलिट्री कू हुआ था 2-3 साल पहले, और मिलिट्री कू की वजह से पूरे म्यांमार में किसका कंट्रोल है? मिलिट्री का कंट्रोल है। मिलिट्री को यहाँ पे क्या बुलाते हैं, मिलिट्री जो पूरा विंग है उसको जुंटा बुलाता है, मतलब इसको कंट्रोल किया हुआ है जुंटा। और यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं म्यांमार में, एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग एथनिसिटी के ग्रुप, और जो कि आर्म्ड ग्रुप है, आर्म्ड हथियार उठाए हुए ग्रुप हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वो लोग साथ रहें, ये जो म्यांमार आर्मी है उनके साथ रहें या म्यांमार के साथ रहें। वो लोग, कुछ लोग सेपरेटिस्ट भी हैं, अलग अलग, अलग एक अपना सेपरेट इलाका भी चाहते हैं, स्वतंत्र इलाका, इंडिपेंडेंट इलाका भी वो लोग चाहते हैं। तो जो एथनिक ग्रुप है और जुंटा जो है, उनके बीच में क्या चल रहा है? क्लैशेज चल रहा है। अब क्लैशेज चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो निर्दोष लोग होंगे वो बहुत ज्यादा मारे जाएंगे, है ना? वही हो रहा है, मारे जाएंगे और वहां से भागेंगे, भाग भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे। इंडिया के मणिपुर में भी आ रहे हैं, बाकी जगह भी आ रहे हैं, और इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में, और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न तो है ही, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन अगर चल रही है म्यांमार के अंदर, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है ना? खाना पीना, दवाइयाँ, मेडिकल, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या, इंडिया को अपनी म्यांमार के लिए जो पॉलिसी है वो रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी पॉलिसी क्या है? म्यांमार में जब डेमोक्रेसी को रिलेटेड गवर्नमेंट रहती है तो हम बहुत अच्छा म्यांमार से रिलेशन बना के रखते हैं, क्योंकि इंडिया इज डेमोक्रेसी। तो म्यांमार में जब भी डेमोक्रेसी रहती है हम करते हैं, हम इंटरफियर नहीं करते हैं उसके इंटरनल अफेयर्स में, बाकी कंट्रीज के, हमने पंचशील पढ़ा हुआ है, ठीक है? इनफैक्ट गुजरात डॉक्ट्रिन भी इसकी बातें करता है। तो हम नहीं करते हैं, क्या हमें थोड़ा बहुत पॉलिसी चेंज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए? ये आर्टिकल उसी की बात करता है। आगे हम लोग बात समझते जाते हैं। करंट न्यूज क्या है? ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड मिलिट्री जुंटा इन म्यांमार हैज एस्केलेटेड इनटू सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन जो बनाई है पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एड्रेस दिस इशू ऑन जुलाई 3, promoting experts to suggest that India reconsider its stance and engage with the ethnic armed organization to aid affected civilians। ethnic armed organization के साथ भी हम इंगेज हों, इंडियन गवर्नमेंट इंगेज हो डायरेक्टली, जिससे कि जो सिविलियन अफेक्टेड है उनको कुछ हेल्प करा पाए, हम लोग हेल्प मिल पाए। दिस डॉक्यूमेंट एग्जामिन्स व्हाई इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड म्यांमार may need re-evaluation and explores the implication of such a shift। Reason for course correction in India's Myanmar policy: coordinated resistance by EAOs। ईओज ने कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लिया है ना? रेजिस्टेंस दिखा है। ईओज मतलब एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, सब एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, पीपल्स डिफेंस फोर्स भी मिल गया है, और ये किसके अगेंस्ट लड़ रही है? मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट लड़ रही है। ये इनके पास कितना म्यांमार की टेरिटरी कंट्रोल है? 45% कंट्रोल इनके पास है। मिलिट्री जुंटा के पास 100% म्यांमार का कंट्रोल अब नहीं है। implication for India: the coordinated resistance pose direct and indirect challenges for India, obviously humanitarian crisis, security challenges, migration, refugee influx, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंडियाज रिस्पॉन्स टू द रिफ्यूजी सिचुएशन मस्ट बी इवेलुएटेड टू इंश्योर इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्योंकि हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं ऐसा फॉरेन पॉलिसी जो हर किसी के लिए फायदा पहुंचाए। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस क्या है? चाइना का रोल। ईओ रिसीव सपोर्ट फ्रॉम चाइना, ये इथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना से सपोर्ट इनको मिलता रहता है, पैसे भी मिलते रहते हैं और भी सपोर्ट मिलता रहता है। और एक चाइना का अच्छा रिलेशन मिलिट्री जुंटा से भी है, मतलब चाइना दोनों तरफ खेलता है ना? पैसे ज्यादा है दोनों तरफ खेल सकते हो। ट्रेड रूट कंट्रोल, रेजिस्टेंस ग्रुप कंट्रोल critical trading routes along with India, Myanmar, Myanmar, China and Thailand, Myanmar border impacting regional stability and trade। तो इंडिया से म्यांमार के जो ट्रेड रूट है, म्यांमार से चाइना के जो ट्रेड रूट है, म्यांमार से थाईलैंड के जो ट्रेड रूट है, ये ट्रेड रूट के आसपास में रेजिस्टेंस है, झगड़ा है,
तो अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, ट्रेड कम हो जाएगा, है ना, बिजनेस कम हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी पे काफी खतरा यहाँ से दिखाई देता है। ये डायरेक्टली आप मेंशन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार जब भी आप लिखोगे इस साल एपीएससी मेंस में भी आने के काफी चांसेस होगा, इंडिया एंड म्यांमार। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन इंडियाज रिस्पांस, सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, पानी नहीं है, सैनिटरी प्रोडक्ट नहीं है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, बॉर्डर असिस्टेंस प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड in the India-Myanmar border areas could alleviate suffering and foster goodwill. Testing the waters, incremental engagement. India could begin by offering humanitarian assistance to assess the situation and gradually increase its involvement. इंडिया को अपना इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाना चाहिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकता है ना, रीजनल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। एक रिस्क है क्योंकि ईओज जो है वहां पे 45% एरिया कवर करते हैं, उनके एक्वायर करके रखते हैं। ये रिस्क है कि म्यांमार टुकड़ों में नहीं बढ़ जाए। टुकड़ों में बढ़ जाने को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बढ़ जाने को बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन स्टेट इन म्यांमार और लार्जर कुकी स्टेट विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ म्यांमार कुड लीड टू फर्दर रीजनल इनस्टेबिलिटी, है ना। एक कुकी स्टेट की बात या क्रिश्चियन स्टेट की बात हो रही है, और ऐसा भी न्यूज सुनने में आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्स्पिरेसी है कि बीच में एक क्रिश्चियन स्टेट बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भी इंपैक्ट आएगा। सच फ्रेगमेंटेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि कुकी लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया मणिपुर में भी रहते हैं, मेकिंग इट इंपेरेटिव टू मेंटेन स्टेबिलिटी। डिप्लोमेटिक एंड कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट क्या है, ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डायलॉग। 1.5 मतलब कुछ गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो और कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल या एकेडमिशियन हो, दोनों मिलजुल के अगर डायलॉग करते हैं तो 1.5 बोलते हैं। जो अनऑफिशियल लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग हो गए, एकेडमिशियन लोग हो गए, वो डायलॉग करते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रैक 2। डायरेक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट में बातचीत होती है तो क्या बोलते हैं, ट्रैक 1 डायलॉग बोलते हैं। ट्रैक 1.5 dialogue are conversations that include a mix of government officials who participate in an unofficial capacity. On the other hand, track 2 diplomacy brings together unofficial representation on both sides. तो हम लोग अभी कहाँ फोकस कर रहे हैं, 1.5 और ट्रैक 2 दोनों पे। Conveying concern, it is crucial to communicate to Myanmar the negative impact of instability on both countries and the broader region. इंडिया पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट, म्यांमार पे भी और पूरे रीजन पे भी। ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी क्या है, एक्सप्रेसिंग डीप इंटरेस्ट एट ऑल लेवल्स, पीपल, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, इंडिया मस्ट एक्सप्रेस इट्स कंसर्न फॉर द वेल बीइंग, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ म्यांमार। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो करते ही जाओ। Given the severe humanitarian crisis and its border implication, India should consider reviewing its Myanmar policy, engaging with EOS, providing humanitarian assistance। ये समराइज हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल डायलॉग, डायलॉग्स जो होता है रीजनल उसमें बात करो, स्टेबिलिटी प्रमोट करने की कोशिश, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना, ये सारा काम किसका होना चाहिए, इंडिया का। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्रोटेक्टिंग रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होता है बताओ। द केस ऑफ दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई क्या है, नेशनल पार्क है असम के अंदर। असम ट्रिब्यून में आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 5 के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल डिस्कसेस द recent action taken by the state government and Coal India Limited to curb illegal mining in the Dihing Patkai rainforest, a biodiversity rich area in Assam। एक ऐसा एरिया जो बायोडाइवर्सिटी से रिच है, रेन फॉरेस्ट है, वहां पे सीआईएल ने और गवर्नमेंट ने मिलके एक छापेमारी की है जिससे कि इलीगल माइनिंग को कर्व किया जाए। माइनिंग जो होता है ना, इलीगल लोग करते हैं, इलीगल तरीके से उसको कर्व किया जा सके और रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। बट स्टिल ये आर्टिकल क्रिटिसिज्म ही करेगा कि सीआईएल वगैरह जो कर रही है वो इनफ नहीं है और ज्यादा करने की जरूरत है। द रिसेंट डिसीजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड कोल इंडिया लिमिटेड टू कंडक्ट ज्वाइंट ऑपरेशन every fortnight to curb illegal mining is a positive step. However, this raises question about the long-standing inaction against rampant illegal coal mining in the biodiversity-rich Dihing Patkai rainforest। ठीक है, तो दिहिंग पटकई कहाँ है, दिहिंग पटकई आपको पता होना चाहिए, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है दिहिंग पटकई। और इसका टोटल एरिया क्या है, 231.65 किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। दो चीजों का मायने है यहाँ पे, रेन और फॉरेस्ट। तो आप मुझे बताइए रेन फॉरेस्ट का एक दो फीचर आप मुझे बताइए कमेंट करके, है ना।
इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? 13 जून 2004 को। 13 दिसंबर 2020 को क्या बना? नेशनल पार्क बन गया, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्शन मिलता है, नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं। इलीगल माइनिंग, इशू ऑफ इलीगल माइनिंग अराइज होने लगा। कैसे अराइज होने लगा? लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। कोल इंडिया का रोल जो है वो उस एरिया से कोल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इलीगल माइनिंग आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बट कोल इंडिया और बाकी अथॉरिटीज का नेग्लिजेंस की वजह से इलीगल माइनिंग होता रहा इस एरिया में, और काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग हुआ। द एरिया अंडर इलीगल माइनिंग हैज बीन अ लार्जर देन द एरिया अंडर कोल इंडिया। सोचो, मतलब इलीगल माइनिंग ज्यादा हो रहा है और कोल इंडिया कम माइनिंग कर रही है। सोचो ये कितना कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा, कितना सीवियर इशू है। बिना अथॉरिटीज के कंसेंट के थोड़ी हो रहा होगा। क्या ये करप्शन नहीं है? ये बिल्कुल, ये भी करप्शन है। करप्शन है, नेक्सस है। क्या इसको एथिक्स में नहीं यूज कर सकते हैं? एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल मिलता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलता है। क्या इसको एसेज में नहीं यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। Recent actions, joint operation. The move to conduct joint operation is welcome but overdue. Authorities need to make immediate and firm action to stop illegal mining. Environmental concern, planned increase in production. Production increases. Coal India plans to increase its annual production in the Ladio Margarita belt from 2 लाख मिलियन टन टू 15 लाख। कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की यहाँ पे बात करी है। कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली एरिया ज्यादा खुद कोल इंडिया ले लेगा, इलीगल माइनिंग उससे कम होगा। एनवायरमेंटल हजार्ड, दिस मूव नीड्स स्क्रूटनी ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेव एनवायरमेंटल हजार्ड। अगर ऑब्वियस बात है, कोल इंडिया जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे प्रोडक्शन अगर बढ़ाएगा तो और ज्यादा पेड़ काटने पड़ सकते हैं, इससे एनवायरमेंटल हजार्ड बढ़ जाएगा। और कोयला जब निकलता है तो कोयले में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होता है। वो डस्ट पार्टिकल से पूरा एरिया में क्या आ जाएगा? PM2.5 वगैरह बढ़ जाएगा, है ना। एक एनवायरमेंटल हजार्ड और ज्यादा क्रिएट हो सकता है। देखो ये माइनिंग वाला इलाका है, ऐसे माइनिंग होता है। इस माइनिंग को बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट में क्या किया? यहाँ के पेड़ पूरे काट दिए, पेड़ काट दिया और उसके बाद सिर्फ गड्ढा खोद के और पूरा उससे क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग से आपको इन्वायरमेंट को डैमेज बहुत ज्यादा होता है। ओपन कास्ट माइनिंग को कम किया जाना चाहिए, ओपन कास्ट माइनिंग को इनफैक्ट प्रिवेंट कर देना चाहिए। सिंस द 1980s ओपन कास्ट माइनिंग हैज सीवियरली डैमेज द बायोडाइवर्सिटी रिस्क दिहिंग पटकई। Authorities should consider underground mining, underground, which involves no destruction to the forest canopy. पेड़ काटने की जरूरत वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पड़ती है, और कोल का वेस्टेज भी ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है? कम होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिहिंग पटकई, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी है, रेन फॉरेस्ट है, तो बायोडाइवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट, प्योर एयर, वाटर, फर्टाइल सॉइल, हेल्प रेगुलेट वेदर एंड टेम्परेचर। Ethical and scientific justification क्या है? Scientific ground, protecting rainforest is essential for maintaining ecological balance and supporting biodiversity. Ethical ground क्या है? It is moral obligation to preserve this invaluable forest to future generation. Sustainable alternatives और क्या है? Livelihood and ecotourism. Sustainable management. Rainforest can sustain the livelihoods of thousands of families थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल हो, इको टूरिज्म हो, तो बहुत सारे फैमिलीज को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लाइवलीहुड मिल जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे हम इस आसाम के रेन फॉरेस्ट को बचाएं, है ना। फेलियर टू डू सो रिस्क द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ दिस इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम इन द फेस ऑफ माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, लॉगिंग, इंक्रोचमेंट। इससे ये सब सिस्टम क्या होता है? डिस्टर्ब होता है ना। डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, ये लॉगिंग, ड्रिलिंग, माइनिंग, इन सबको आप कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग दिहिंग पटकाई इज क्रूशियल फॉर बोथ एनवायरमेंट एंड एथिकल रीजन। Sustainable alternative should be pursued to ensure the preservation of these priceless rainforest। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।